गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके आईएससी के लीगल स्टडीज के सिलेबस में हम ट्रिब्यूनल्स वाला पार्ट करने जा रहे हैं अच्छे से। इसके पहले हम आपके साथ एडीआर, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल, सबसे पहले एक बात समझिए। आपकी कंट्री में एक जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जुडिशियल बॉडीज यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, और उसके नीचे अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं कोई, जैसे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज एक्सेट्रा, तो ये सब कोर्ट्स, ये सब क्या हैं? जुडिशियल बॉडीज हैं। क्या है बोलेंगे इनको? जुडिशियल बॉडीज, यानी कि कोर्ट ऑफ लॉ, जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक जज बैठता है। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? तो एक टर्म आता है क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्या आता है? क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। आप ये कहेंगे सर क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होने का मतलब क्या है? क्वाजी जुडिशियल मतलब आधा जुडिशियल, सेमी जुडिशियल। मतलब ये पूरी तरह कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये पूरी तरह कोर्ट नहीं है। यहाँ कोई जज नहीं बैठेगा, यहाँ पे वैसे एविडेंस नहीं लिए जाएंगे जैसे कोर्ट में लिए जाते हैं। यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट प्रोसीजर नहीं होगा जितना कोर्ट में होता है, बट यहाँ पे फैसले तो सुनाए जाएंगे, डिसीजंस तो लिए जाएंगे जो कि बाइंडिंग होंगे, जो आपको मानने पड़ेंगे। तो ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज सेट अप टू डील that is set up to deal with problems such as resolving administrative or tax related or other disputes of similar nature. ट्रिब्यूनल जो होते हैं बच्चों, वो किसी टॉपिक के लिए, किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। क्या किस लिए बनाए जाते हैं? किसी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। आपको एग्जांपल देता हूं। हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनजीटी, नाम में क्या है? ग्रीन, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका क्या पर्पस होता है? इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, लेट से आपने कोई फैक्ट्री चालू करी थी, उस फैक्ट्री को लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस आपने लिया लेकिन धोखे से लिया, आपने को पॉल्यूशन कॉज किया, इसका केस जा सकता है। या फिर कोई गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट चालू करना है जिसकी वजह से जंगल वगैरह कटेंगे, तो उस वो कितना सही है, क्या है, काट सकती है, कितना काट सकती है, ये सब केस जाएंगे, तो इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है। ठीक है, जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनके वर्क से रिलेटेड उनको जल्दी नौकरी से निकाल दिया, गलत तरीके से निकाल दिया, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, अपनी पावर का मिसयूज कर लिया, तो उनके मैटर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। टैक्स रिलेटेड, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल्स, ये सब होते हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर जाते हैं। तो हम ये समझे अभी तक कि ट्रिब्यूनल जो होती है वो एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होता है, विच इज सेट अप फॉर अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस। इट हैज अ स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन। क्या कहेंगे? इट हैज अ स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, उसके बाद a tribunal generally is any person or institution having any authority to judge, adjudicate on or determine claims or disputes। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी क्लेम हो, उसको डिटरमिन करना, उस पर फैसला सुनाना, ये ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल बॉडी जैसा फंक्शन है। ठीक है, the concept of establishment of tribunal came into existence in India with the establishment of the income tax appellate tribunal before independence। इंडिपेंडेंस के पहले इनकम टैक्स appellate ट्रिब्यूनल आपकी कंट्री में बन चुका था। The core objective of tribunals was to provide specialized and speedy justice to the people। कैसा? स्पेशलाइज्ड और स्पीडी जस्टिस। आपको मालूम है कि कोर्ट के प्रोसीजर में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि प्रोसीजर के जो लॉज हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट है, जिसको अब चेंज कर दिया गया है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, उसे बना दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। तो उसके लॉज को फॉलो करना पड़ता है इन एविडेंस देने के लिए, टाइम लगता है, कोर्ट सोचने में टाइम लगता है। तो ट्रिब्यूनल बनाए गए थे स्पेशलाइज्ड मदद करने के लिए। मैंने आपको बोला ना कि किसी स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन होता है, कोई स्पेसिफिक काम, कोई टॉपिक देख रहे होते हैं,
तो उस टॉपिक के एक्सपर्ट बैठे होते हैं, जैसे इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में टैक्स के एक्सपर्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये लोग भी बैठे होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में साइंटिस्ट बैठे होंगे एनवायरनमेंट के। तो स्पेशलाइज्ड और स्पीडी जस्टिस के लिए, कि स्पेशलाइज्ड आपको उस फील्ड से रिलेटेड लोग मिलेंगे और स्पीडी जल्दी काम होगा, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का यहाँ पर मतलब यह है कि इनको सारे रूल ऑफ प्रोसीजर वैसे ही नहीं फॉलो करने हैं जैसे कोर्ट को फॉलो करने होते हैं। इनको रूल ऑफ प्रोसीजर की कोर्ट में केस कैसे चलेगा, ये चीज उतनी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करनी पड़ती है जैसे कोर्ट में कोर्ट को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं जो ट्रिब्यूनल्स परफॉर्म करेंगे? एडजुडिकेट करना डिस्प्यूट्स को, झगड़ा सुलझाना, बेसिकली एडजुडिकेशन मतलब सुलझाना, किसको? डिस्प्यूट्स को। डिटरमाइनिंग द राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, दो पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, उनके बीच में किसका क्या अधिकार है, किसका क्या राइट है। मेकिंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी ट्रिब्यूनल ले सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार की फंक्शनिंग से रिलेटेड हो, कि ये सड़क ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे बनेगी, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जंगल के बीच से नहीं जाएगी, जानवरों को दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। रिव्यूइंग एन एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एंड सो फॉर्थ, पहले से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया गया है उसको रिव्यू करना, सही है या गलत है। ये 4 फंक्शन याद कर लीजिए जो मैंने हाईलाइट भी किए हुए हैं। अब there are many ways to resolve disputes, and in that there is no requirement of trial before a judge. Administrative tribunals run parallel to the court system. जो administrative tribunal होते हैं ना, वो कोर्ट के साथ साथ चलते हैं। जैसे कोर्ट भी अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी अपना काम कर रहे हैं। और एक और बात, ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को अपील किया जा सकता है कोर्ट में। अगर आपको ट्रिब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, दे रन पैरेलली टू द कोर्ट सिस्टम बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोर्ट सिस्टम, ये बात याद रखिएगा। मैंने बोला, बार बार बोला अभी, इसीलिए ट्रिब्यूनल कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होती है, ट्रिब्यूनल जुडिशियल बॉडी नहीं होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। ठीक है, एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज अ मिडवे बिटवीन अ कोर्ट एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है, जो ट्रिब्यूनल होता है ना, ये बीच में होता है कोर्ट के और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है सर? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती हैं बॉडीज, कोई मिनिस्ट्री हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हुई, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं। और एक तरफ कोर्ट है, इनके बीच में आता है क्या? ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें कोर्ट जैसी भी चीजें, कोर्ट जैसी चीजें क्या है कि ये डिसीजन ले सकती है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जैसी भी चीजें हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज बता सकती है। ठीक है, उनको चेक कर सकती है। ठीक है, इन ट्रिब्यूनल द एडजुडिकेटर्स हु मेक डिसीजंस यूजुअली हैव स्पेशल नॉलेज along with general knowledge about many areas and specific the areas they are asked for। अभी आपको बताया कि जो ट्रिब्यूनल में लोग बैठते हैं ना, जो जज का काम कर रहे होते हैं, वो अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं, है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड केयर दे सकते हैं आपको उस केस में। क्योंकि जज तो लॉ पढ़ के बैठा है, जज तो इंजीनियर होगा नहीं, जज तो साइंटिस्ट होगा नहीं, जज तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा नहीं। ठीक है, when a case is resolved in tribunal, the hearing takes place maybe by one adjudicator or by a panel of adjudicators. These adjudicators with special training and experience can conduct fair hearings, consider evidence, apply the legislation, case laws or policies and make final decisions on the issues। देखिए, हमने ट्रिब्यूनल में बैठने वाले व्यक्ति को क्या कहा? एडजुडिकेटर कहा, जज नहीं कहा, क्योंकि जज नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, नीड क्या है ट्रिब्यूनल की? टू ओवरकम द सिचुएशन दैट अरोज ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस। आपको मालूम है आपकी कंट्री में जजेस की बड़ी शॉर्टेज है, जजेस ऑलरेडी बहुत कम है और केस बहुत ज्यादा है। तो बर्डन, बोझ कम करने के लिए, टू लेसन द बर्डन ऑफ द कोर्ट सिस्टम ड्यू टू द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन वेरियस कोर्ट्स, ये एक नीड है ट्रिब्यूनल की, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। और जब ऑलरेडी इतना टाइम लगेगा केस को सॉल्व करने में, तो मान लो बिजनेस के मैटर हैं, टैक्स के मैटर हैं, इन्वायरमेंट के मैटर है, जिनको जल्दी फैसला चाहिए, उस पर टाइम लगेगा, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। अगला, tribunals are set up to reduce the workload of courts, to expedite decisions and to provide a forum which would be manned by lawyers and experts in the areas falling under the jurisdiction of the tribunal। समझ गए आप?
The tribunals perform an important and specialized role in the justice mechanism and hear disputes related to environment, armed forces, tax and administrative issues. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल भी होता है, आर्मी की कोर्ट्स, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ठीक है, उसमें आर्मी के लोग बैठते हैं। अच्छा, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल T23 और 323A और 323B। ठीक है, कौन से किसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद कर लीजिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 24th, 24th नहीं है, 42nd है ना, है ना, 42nd है। ये मिसप्रिंट है बच्चों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको 42nd कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, 1976 323A और 323B किस अमेंडमेंट्स ऐड हुए, तो आपका आंसर होगा सर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एक फैक्ट बताता हूं जिससे ये चीज याद भी रहे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इससे 323A और 323B तो ऐड हुए ही, ट्रिब्यूनल की चीजें, बहुत सारी चीजें और ऐड हुई। इसी से आपको मालूम होगा आपके प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किए गए थे। ये भी एक फैक्ट है जो आपने आपको, और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा। तो वापस आ जाइए, 323A और 323B किससे आए हैं, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आए हैं। 323 के अंदर क्या है, T23A के अंदर क्या है, मतलब 323 के अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 विच एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सॉल्विंग द disputes relating to recruitment and conditions of government service under the union and state government। और 323B क्या करता है, empower the parliament and state legislature to establish tribunals for the adjudication of any dispute or complaint with respect to matters specified in clause 2 of T23B। तो बेसिकली जो 323A है वो किससे रिलेटेड है, क्या बोलोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। 323A, A फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे याद रखना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे सेंटर के हो चाहे स्टेट के हो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनको नौकरी पे कैसे रखा गया, कितनी सैलरी दी गई, जल्दी तो नहीं निकाल दिया गया, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं ना, प्रमोशन सही से नहीं दिया गया, बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उन चीज़ों के लिए 323A है। 323 एम्पावर करता है, पावर देता है क्या बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए, और 323B क्या बनाने की पावर देता है, कोई भी और ट्रिब्यूनल, किसी भी और टॉपिक पे बेस्ड ट्रिब्यूनल। ठीक है, और वो टॉपिक क्लॉज 2 ऑफ 323B में लिखे हुए हैं, 323B आर्टिकल के क्लॉज 2 में वो टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे ये हैं 323B में जो अलग टॉपिक के लिए ट्रिब्यूनल्स हैं, टैक्सेशन के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की पावर 323B से आती है, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रियल और लेबर के लिए, लैंड रिफॉर्म के लिए, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, मतलब आप शहर में कितनी जमीन रख सकते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक आदमी इतना भी चाहे जितना अमीर हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो, जैसे मैं लखनऊ का हूं तो पूरा पूरा हजरतगंज पूरी पूरी कॉलोनी ले ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक सीलिंग रखी गई है, इसी को कहते हैं लैंड सीलिंग, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, हर स्टेट में अलग अलग होता है, तो उनको डिसाइड करने के लिए ट्रिब्यूनल बन सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी जमीन रख सकता है आदमी। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड अदर स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट की, इलेक्शन में कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, इलेक्शन सही से हुआ, ठीक है, इससे रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बन सकता है। फूड स्टफ, खाने से रिलेटेड टॉपिक, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है ये तो। फिर रेंट और टेनेंसी राइट, एक स्टेट में रेंट का क्या लॉ होगा, टेनेंसी का क्या लॉ होगा, कोई डिस्प्यूट्स उसके कहाँ जाएंगे, तो रेंट के लिए भी ट्रिब्यूनल बन सकते हैं।
ठीक है। अब ये डिफरेंस की टेबल देख लीजिए 323 ए और बी के बीच में। ए जैसा कि मैंने आपको बोला पब्लिक सर्विस मैटर के लिए है केवल, चाहे स्टेट का पब्लिक सर्विस हो चाहे सेंटर का पब्लिक सर्विस हो, ये बाकी सारे टॉपिक्स के लिए है। ये पार्लियामेंट के द्वारा ही केवल बनाया जा सकता है, जो पब्लिक सर्विस को एडजुडिकेट करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे वो केवल पार्लियामेंट बनाएगा, ये याद रखिएगा। 323 के अंदर जो है बोथ पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट की लेजिस्लेचर भी बना सकती है। ठीक है। Only one tribunal for center and one for each state or two or more state may be established. There is no question of hierarchy of tribunal. एक ट्रिब्यूनल सेंटर की सर्विसेज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए, और दो और वन फॉर ईच स्टेट, मतलब अगर आपके जितने भी स्टेट हैं उनके लिए एक एक ट्रिब्यूनल, या एक से ज्यादा स्टेट के लिए यानी कि दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी एक ही ट्रिब्यूनल बन सकता है। ठीक है। और हायरार्की यानी कि जो हायरार्की होती है वो नहीं होती है इसमें 323A में, लेकिन यहाँ हायरार्की होती है ट्रिब्यूनल की कि कौन सा ट्रिब्यूनल बड़ा है कौन सा नीचे है। ठीक है। अब कैट और सैट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो होता है वो है कैट, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो होता है वो है सैट। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट का फुल फॉर्म है, तो वैसे ये सैट का क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है। इसको कौन बनाएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल नोन एज कैट टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन पावर एंड अथॉरिटी कन्फर्ड ऑन कैट। कैट कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। किन टॉपिक के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के लिए। अगला सैट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑन रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट इन दिस बिहाफ फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट। अब सुनिए, आपने ये समझ लिया कि कैट तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सैट कौन बनाएगा, सैट भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन एक रिक्वेस्ट पहले की जाएगी। कौन करेगा रिक्वेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए बना दिया जाए जिसका नाम हो सैट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डिटेल में समझिए कैट को। कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। कैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजुडिकेशन ऑफ ट्रायल ऑफ मैटर्स और ट्रायल ऑफ मैटर्स कनेक्टेड विद रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सनल इन पब्लिक सर्विस इन इंडिया। क्या जो लोग पब्लिक सर्विस में इंडिया में, उनके डिस्प्यूट्स को सही करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। कैट वाज क्रिएटेड बाय एक्ट इन 1985, बता चुके हैं, अंडर आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो पावर कौन सा आर्टिकल देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप कहेंगे 323A, और बना किस एक्ट से है, तो आप कहेंगे 1985 के एक्ट से बना है। ठीक है। The tribunal derives its jurisdiction, powers and authority from this section. It was established via the 42nd Constitutional Amendment Act, जैसा मैंने आपको बताया। अब tribunals under Article 323A can be formed only through Parliament and not state legislature. याद रखिएगा, कैट सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल नाम ही में सेंट्रल है तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है। ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट तो सेंटर में होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट किन चीजों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो कैट कौन बना सकता है, पार्लियामेंट। क्यों, क्योंकि सेंट्रल है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 323 जो है हाउएवर इट डील्स विद अदर ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 323 इज ओनली फॉर पब्लिक सर्विस मैटर। ठीक है, बाकी सब आपको मालूम है। ठीक। CAT exercises original jurisdiction over all service matters related with members of all India services। जो लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS। ठीक है। पर्सन अपॉइंटेड टू एनी सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और सिविल पोस्ट, और कोई सिविल सर्विस जैसे IFS वगैरह, और भी कोई सिविल सर्विस। सिविलियंस अपॉइंटेड टू एनी डिफेंस सर्विसेज और पोस्ट रिलेटेड टू डिफेंस। अगर डिफेंस में कोई सर्विस आपकी मिल गई है तो डिफेंस मतलब मिलिट्री साइड। एम्प्लॉइज ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी जो होती हैं बड़ी बड़ी, ONGC हुई, इंडियन ऑयल हुई। ठीक है। जो भी इनके एम्प्लॉइज हैं, इनके मैटर भी कहां जाएंगे, कैट जाएंगे। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। हाँ, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इसमें कवर्ड नहीं है। देखो ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, ये वाला सिविलियंस अपॉइंटेड टू डिफेंस सर्विस, ये हम कह रहे हैं जो सिविलियन लोग डिफेंस के
मिनिस्ट्री में हम डिफेंस का काम करने गए, जैसे आपको मालूम होगा कि आप जब यूपीएससी का पेपर देते हैं तो एक सर्विस होती है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, मैं नाम भूल रहा हूँ, या इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। तो आप सिविलियन हो, आपने पेपर दिया, अब आप डिफेंस के उसमें जाके आर्मी के साथ काम कर रहे हो, लेकिन आप डिफेंस के बंदे नहीं, आप सोल्जर नहीं हो गए, आप रहोगे तो सिविलियन ही ना, आप केवल अकाउंट का काम देख रहे हो डिफेंस में, तो आपका मैटर जाएगा कैट, क्योंकि आप सिविलियन हो जो अपॉइंट हुआ है डिफेंस सर्विसेज में। लेकिन जो मेंबर हैं डिफेंस फोर्सेस के, मेजर, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, इनका मैटर नहीं जाएगा कैट में। और किसका नहीं जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ का नहीं जाएगा मैटर। पार्लियामेंट के सेक्रेटेरियल स्टाफ का, जो पार्लियामेंट में सेक्रेटरीज होते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं बड़ी रैंक के, बहुत हाईएस्ट रैंक के, उनका नहीं जाएगा। इनके मैटर कहां नहीं जाएंगे? कैट नहीं जाएंगे। किसके जाएंगे? ये 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, किसके नहीं जाएंगे। और किसके नहीं जाएंगे ये मैंने यहां पर लिख दिया। आगे आइए भाई, कौन क्या कॉम्पोजिशन होगा कैट का, कौन कौन बैठेगा कैट में? ठीक है, सबसे पहले चेयरपर्सन 5 साल रहेगा या 65 साल की उम्र तक, 65 ईयर्स की एज तक रहेगा, जो भी पहले आ जाए। क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का? कौन? चेयरपर्सन। और वाइस चेयरपर्सन ये भी 5 साल, लेकिन इसमें रिटायरमेंट की एज 62 है, कम है। जनरली ये होता है जो सीनियर पोस्ट होती है उसमें एज ऑफ रिटायरमेंट भी ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ठीक है। अदर मेंबर्स ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये चाहे चेयरपर्सन हो, चाहे वाइस चेयरपर्सन हो, चाहे और कोई मेंबर हो, सबको अपॉइंट कौन करेगा कैट में? प्रेसिडेंट, क्योंकि पार्लियामेंट बना रही है ना, और पार्लियामेंट का पार्ट होता है ना प्रेसिडेंट। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ही सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल के लोगों को अपॉइंट करता है। कभी आईएएस बनेंगे तो जो आपकी इंप्लॉयमेंट की चिट्ठी होगी उस पर साइन प्रेसिडेंट का ही होगा। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देख लेते हैं। भैया बहुत सारी पावर दी गई है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को। इट हैज द पावर टू एक्सरसाइज द सेम ज्यूरिसडिक्शन एंड अथॉरिटी रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ एज अ हाई कोर्ट। आप जब हाई कोर्ट की बात नहीं मानते हो, हाई कोर्ट आपको कोई जजमेंट दे देता है, उसकी बात नहीं मानते हो आप, तो उसको क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जैसे आपको कोई भी कोर्ट आपके कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकती है कि कोर्ट की बात नहीं मान रहे हो तो कोर्ट आपको सजा देगी, वैसे ही ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी ये पावर दी गई है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल कुड बी मेड इन द हाई कोर्ट, जैसा मैंने आपको बोला था, जैसा मैंने आपको बोला था। ठीक है। आप ट्रिब्यूनल का कोई फैसला आया उससे खुश नहीं हो तो उसको अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, बट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट मत जाना, बस ये बात है। एंड नॉट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। एल चंद्र कुमार का केस है, बहुत फेमस केस है, उससे बात आई थी। हाँ, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं हो तब जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, पर डायरेक्टली नहीं जा सकते अपील लेके। कैट की 17 बेंचेस हैं कंट्री में और 21 सर्किट बेंचेस हैं पूरी कंट्री में। 17 बेंचेस हैं, 17 जगह बैठती है। ठीक है। सर्किट बेंचेस टेम्पररी होती हैं जो कुछ महीने ही चलती हैं केवल। कैट प्रिंसिपल मैटर जो है वो दिल्ली में बैठती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। जो मेन बेंच है वो कहां बैठती है? दिल्ली में बैठती है। इन डिसाइडिंग केसेस द ट्रिब्यूनल इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये बात याद रखने वाली है। क्या बोला मैंने? मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या कोई भी ट्रिब्यूनल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब एक कोर्ट को फैसला लेने में टाइम लगता है क्योंकि उसको सारे रूल ऑफ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, लॉ ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। और ये प्रोसीजर कहाँ पे है? मान लो अगर क्रिमिनल मैटर है, कोई क्रिमिनल केस है, तो प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी 1973, जो इसी साल 1 जुलाई 2024 से चेंज होकर के बीएनएसएस बन चुकी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो क्रिमिनल प्रोसीजर उधर है कि ट्रायल कैसे चलेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, चार्जशीट कैसे आएगी, एफआईआर कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पाउंडिंग कैसे होगी चीज़ों की, है ना, अरेस्ट कैसे किया जाएगा, ये सब बातें सीआरपीसी में है या बीएनएसएस में है, प्रोसीजर उधर है। ट्रायल कैसे होगा क्रिमिनल केस का, कैसे सामने जज के सामने प्रेजेंट करेंगे, बहस कैसे होगी, किस ऑर्डर में होगी, ये सब बातें हैं। सिविल केस है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई और डिस्प्यूट है, तो कैसे होगा? सिविल प्रोसीजर कोड। कैसे? सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहाँ लिखा ये हुआ है कि जो ट्रिब्यूनल है ना, उसको जरूरी नहीं है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड की सारी बातें माने, समझ रहे हो?
जरूरी नहीं है कि वो सिविल प्रोसीजर कोड की बातें माने, वो बाउंड बंधा हुआ नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड से, वो नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे चल सकता है। इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस अभी मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा तो टाइम लगेगा, बस इतना समझो नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब है कि नेचुरल जस्टिस कोई रिटन लॉ नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ है। नेचुरल जस्टिस कोई रिटन लॉ नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ है, बस किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फेयरनेस या इक्विटी। इक्विटी फेयरनेस लगभग एक ही बात है, बेस्ड ऑन इक्विटी, कि चीजें फेयर हैं या नहीं। जरूरी नहीं है लिखी हो लॉ में, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब कोर्ट को तो वही चीजें करनी पड़ेंगी जो लॉ में लिखी हुई हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल होता है इट इज गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस, इट डज नॉट हैव टू फॉलो सीपीसी। ठीक है, ठीक है, ये आंसर है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देख लीजिएगा कि पर्पस क्या है ट्रिब्यूनल का। ये पीडीएफ अटैच हो जाएगी नीचे आपकी। अब कोर्ट और ट्रिब्यूनल का एक बार कंपैरिजन देख लीजिए। ठीक है, मीनिंग पहले देख लीजिए। ट्रिब्यूनल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ माइनर कोर्ट दैट एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट अराइजिंग इन स्पेशल केसेस। एक छोटी कोर्ट माना जा सकता है जो कि एडजुडिकेट करती है डिस्प्यूट स्पेशल केसेस में। समझाने के लिए लिखा हुआ है, कैन बी डिस्क्राइब्ड है ना, कोर्ट होती नहीं है, समझ रहे हो ना, कोर्ट कह नहीं रहा है कोई, लेकिन मान सकते हो छोटी कोर्ट की तरह जो स्पेशल स्पेशल केसेस, किसी टॉपिक से रिलेटेड केसेस देखती है। कोर्ट refers to a part of legal system which are established to give their decision on civil and criminal cases। जो आपके देश का पूरा लीगल सिस्टम है वो बेसिकली कोर्ट ही तो है, जुडिशियल सिस्टम पूरा, जिसके टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, हर स्टेट के टॉप पे हाई कोर्ट है, फिर हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट पे टॉप पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर नीचे और छोटी कोर्ट्स हैं। ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अवार्ड कहते हैं और कोर्ट के डिसीजन को जजमेंट कहते हैं, डिक्री कहते हैं, कन्विक्शन कहते हैं, अक्विटल कहते हैं। अच्छा, जब हम आर्बिट्रेशन पढ़ रहे थे एडीआर में, तब हमने आपको बताया था कि आर्बिट्रेशन में भी आर्बिट्रेटर जो जजमेंट देता है उसको अवार्ड ही कहते हैं, याद रखिएगा। ट्रिब्यूनल डील करते हैं स्पेसिफिक स्पेशल केसेस के साथ, जबकि जो कोर्ट होती है इनमें कोई भी केस जा सकता है, वैरायटी ऑफ केसेस। पार्टी, ट्रिब्यूनल में बी अ पार्टी टू अ डिस्प्यूट। ट्रिब्यूनल खुद ही पार्टी हो सकता है डिस्प्यूट का, हो सकता है ट्रिब्यूनल ने ही केस किया हो। कोर्ट जजेस आर इम्पार्शियल आर्बिट्रेटर एंड नॉट अ पार्टी। कोर्ट कभी पार्टी नहीं हो सकती, कोर्ट से आपका केस नहीं, कोर्ट जज ही आपके ऊपर केस कर रहा है, और ये नहीं हो सकता। चेयरपर्सन और अदर जुडिशियल मेंबर होते हैं, यहाँ जज होते हैं, ठीक है, जो जो हेडेड बाई, मतलब कौन बैठेगा, चेयर कौन करेगा, तो यहाँ चेयरपर्सन और अदर जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पर जज और पैनल ऑफ जजेस और मजिस्ट्रेट होता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर एक्सपर्ट बंदे भी बैठे जा सकते हैं ना, एज अ जज बैठाए जा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जज ही बैठेगा। कोड ऑफ प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना जरूरी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, बल्कि तभी टाइम लगता है कोर्ट में। ठीक है, अब देखिए आपके देश में कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कुछ रेगुलेट करने के लिए हैं। जैसे अगर मैं बोलूं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या रेगुलेट करती है, तो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। सिक्योरिटीज मार्केट बोले तो शेयर बाजार, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, ये सब। आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रेगुलेट करती है, बैंकिंग रेगुलेट करती है, बैंकिंग से रिलेटेड लॉ सर्कुलर निकालती रहती है, दूसरे बैंक्स को बताती रहती है कैसे काम करना है। तो रेगुलेटरी एजेंसी जो होती हैं आरबीआई से भी, उनके पास वाइड पावर होती है ट्रिब्यूनल की मदद करने में, क्योंकि आप समझ रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास खुद ही स्पेशल मैटर जा रहा है। मान लो ट्रिब्यूनल के पास टैक्स रिलेटेड मैटर जा रहा है, तो अब आरबीआई से ट्रिब्यूनल कुछ पूछ पाएगा अगर उस टॉपिक पे, तो मदद होगी ना ट्रिब्यूनल की। तो रेगुलेटरी बॉडीज मदद करती हैं ट्रिब्यूनल्स की। रेगुलेटर्स वेदर फाइनेंशियल सेक्टर और टेलीकॉम और एनर्जी हैव एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लॉ मेकिंग पावर्स। They have the power to issue subordinate laws called delegated legislation, as they create certain laws for administrative purposes associated with the field of their work। समझिए, जो भी रेगुलेटर होता है, जो भी रेगुलेटर होता है उसके पास लॉ मेकिंग की भी पावर होती है। आरबीआई हर हफ्ते, हर कुछ टाइम पे सर्कुलर निकालती रहती है, रेट बढ़ाती घटाती रहती है। क्यों? क्योंकि उसको ये पावर दी गई है कि वो लॉ बना सकती है। अब एक बात को समझिए, आपकी कंट्री में लॉ बनाने की पावर कायदे से किसके पास है? तो आपका जवाब होना चाहिए सीधे कि सर या तो पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट में ही लॉ बनता है ना, बिल पास होता है फिर वो एक्ट बनता है, या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर के पास है, विधानसभा विधान परिषद के पास है,
सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट सेंट्रल लॉ बनाने के लिए, और स्टेट लेवल पे स्टेट के लेजिस्लेचर, यहाँ बैठेंगे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ बैठेंगे एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लॉ बनाने की पावर कायदे से इनकी है, और जो लॉ बनाता है उसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेचर। लॉ बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है टू लेजिस्लेट, और बनाने वाले को कहा जाता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर कौन है? ये है। इनका काम क्या है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि कुछ लोग जिनका काम नहीं है लॉ बनाना, जिनका काम है लॉ को एनफोर्स करना, लॉ को अप्लाई करना, जैसे पुलिस। पुलिस किस में आती है? एग्जीक्यूटिव में आती है, आपको मालूम होना चाहिए। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़े हो ना? तो पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव है। डीएम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो भी एग्जीक्यूटिव है, वो काम करता है गवर्नमेंट के लिए, उसका काम है लॉ को लगाना। किस लॉ को लगाना? जो लॉ यहाँ पे बना हुआ है। कभी कभी जैसे आरबीआई भी है, एग्जीक्यूटिव में आएगी, आरबीआई लॉ बना देती है। कभी कभी पुलिस भी ऑर्डर पास कर देती है कि अगले दिन इस सड़क से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो है। इस टाइप के लॉ देखे हो? या डीएम, अगले दिन स्कूल की छुट्टी है, डीएम का ऑर्डर है, तो लॉ ही तो हुआ ये। लॉ और क्या होता है? आपने डिक्लेयर कर दिया कि कल छुट्टी है। तो ये लॉ कैसे बना रहे हैं सर? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको कहा जाता है बेटा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझना, डेलीगेट करने का मतलब होता है कि मैंने तुमको अपनी जिम्मेदारी दे दी। क्या किया? मैंने तुमको अपनी जिम्मेदारी दे दी। मान लो मैं यहाँ पे टीचर हूं, मैंने एक बच्चे को बोला कि बेटा तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, ये चीज तुम खुद बता दो, बच्चों को पढ़ा दो। तो पढ़ाना काम मेरा था, लेकिन चूंकि ये टॉपिक तुमको अच्छे से आता था तो मैंने तुमको लिमिटेड पावर दे दी कि बस एक क्लास तुम कर दो। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब कि हमने लॉ बनाने की पावर, लॉ बनाने को लेजिस्लेट करना कहते हैं, हमने लॉ बनाने की पावर किसी को दे दी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसको दे दी? रेगुलेटरी बॉडी को दे दी। बस यही बात यहां पर लिखी हुई है। क्या? रेगुलेटर्स वेदर इन फाइनेंशियल सेक्टर और टेलीकॉम और एनर्जी। रेगुलेटर चाहे फाइनेंशियल सेक्टर का हो जैसे आरबीआई, चाहे टेलीकॉम में हो, चाहे एनर्जी के किसी फील्ड में हो, इनके पास होता है एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड लॉ मेकिंग पावर। दे हैव पावर टू इशू सबऑर्डिनेट लॉ। सबऑर्डिनेट लॉ मतलब छोटा लॉ, जूनियर लॉ, कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट क्यों है इनका लॉ? क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ से बड़ा नहीं है इनका लॉ जो ये बना रहे हैं। असली लॉ मेकिंग पावर तो पार्लियामेंट की है, लेकिन इनके पास पावर है लॉ बनाने की, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है। दे इंक्लूड पावर टू ग्रांट लाइसेंस। आरबीआई लाइसेंस देती है बैंकों को। एंड परमिट्स रेगुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्सिंग टैरिफ। दे आल्सो एंगेज इन एडजुडिकेटरी क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस। कैन इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट। आरबीआई इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट ही कर सेबी भी कर सकती है इंक्वायर और इन्वेस्टिगेट। तो यहां पर बेटा आप क्या समझ गए? आप समझ गए ट्रिब्यूनल्स अच्छे से। क्लास देखिए, ये पीडीएफ अटैच हो जाएगी, रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।